बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। कहाँ आके लुटे कारवां, मोहब्बत के काफिले में लुटने वाले खजार सीधा शख्स की कहानी। सेहत बहुत प्यारी चीज है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं। दौलत की कोई अहमियत नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप चल फिर नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, तो ऐसी दौलत किस काम की। अल्लाह ताला हमको दुनिया में ही जन्नत दिखाता है। ये आंखें जन्नत ही हैं। हम हर रोज एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। हम दुनिया में रहकर जन्नत के नज़ारे देख रहे हैं। दिल को खुशियाँ रोजाना मिलती हैं लेकिन हमें खुशियाँ नजर नहीं आती। दिल तो बड़ा मासूम है, बड़ा पागल है, ये कभी खुश नहीं होता। अगर आप किसी को दुख देंगे तो आपको भी दुख ही मिलेंगे, और अगर खुशियाँ देंगे तो आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। औरत मोहब्बत करने के लिए होती है। औरत से नफरत करने वाले इंसान वैशी होते हैं। औरत का दिल बहुत नाजुक होता है। एक बार टूट जाए तो फिर वो जुड़ नहीं पाता। औरत बहुत नासमझ होती है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। मोहब्बत अंधी होती है, औरत अंधी नहीं होती। वो जमाना जरूर आएगा जब कोई मेरे दुखों को और खुशी के आंसुओं को बार बार चमकाएगा। मैं वादा नहीं करता लेकिन मैं कच्चे वादे खुद से करता हूँ। मंजिल सामने नजर नहीं आती। मेरी तकदीर, मेरे प्यार की जगीर मेरे अपने ही दिल में कैद है। मेरा बचपन गुजरात के करीबी गाँव में गुजरा। मुझसे बड़े 2 भाई और 1 बहन मुझसे छोटी थी। वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे। गुजर बसर ठीक हो रही थी। सबसे बड़े भाई अरशद ने MA करने के बाद एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरशिप हासिल कर ली थी और इसके चंद माह बाद इनकी शादी कर दी गई। मुझसे बड़े भाई अमजद और छोटी बहन शाजिया का रिश्ता वालिद साहब ने अपने भाई के हाँ कर दिया था। अमजद ने BCom करके मुलाजमत शुरू कर दी थी जबकि मैं अभी फर्स्ट ईयर में था तो वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो अपने खल्के हकीकी से जा मिले। वालिद साहब की वफात के बाद मेरी वालिदा बीमार रहने लगी और शौहर की जुदाई का गम इन्हें गुण की तरह लग गया। हमने इनकी दिलजोई करने की बहुत कोशिश की लेकिन इनकी हालत ना संभली और तकरीबन 8 माह के बाद वो भी सफर आखिरत को सदार गई और यूं वालिदैन की शफकत का साया हमारे सरों से उठ गया। मेरे FA के इम्तिहान में अभी 2 माह बाकी थे। भाइयों का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। खास तौर पर भाभी किसी न किसी बहाने मुझे नीचा दिखाने और बुरा भला कहने की कोशिश करती। इनकी जली कटी सुनकर मैं खून के आंसू पीकर रह जाता। आमदन है कोई नहीं और इसे पढ़ाई का शौक चढ़ा हुआ है। पढ़ लिखकर कौन सा तुमने डिप्टी कमिश्नर बन जाना है। काम से जान छुड़ाने के लिए पढ़ाई का खूब डोंग रचा रखा है। भाइयों की कमाई की रोटियां तोड़ता है नखट्टू कहीं का। ये वो तनिस के तीर थे जो भाभी की जुबान से निकलकर मेरे दिल को जख्मी कर जाते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से FA किया और पढ़ाई का शौक होने के बावजूद मजीद पढ़ने का इरादा तर्क कर दिया और नौकरी की तलाश करने लगा। लेकिन जहाँ MA पास डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, वहाँ FA पास को नौकरी कहाँ से मिलनी थी। लिहाजा नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता रहा। इस घर में मेरे जख्मों पर मरहम रखने वाली सिर्फ मेरी बहन शाजिया थी। वो हर वक्त मेरी दिलजोई करती रहती थी। मायूसियों और नाउमीदियों में वो मुझे उम्मीद की किरण दिखाती और मेरा हौसला बढ़ाती थी और कभी कभी वो खुद भी रो पड़ती और कहती कि भैया मुझे समझ नहीं आती ये लोग आपको इतना कमतर क्यों समझते हैं। आखिर आप इनके भाई हैं, कोई गैर तो नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो इसमें आपका क्या कसूर है। आखिर क्यों ये आपको ताने देते रहते हैं। मैं इसे क्या समझाता कि बाप और भाई में यही फर्क होता है। अब्बा जान ने इन्हें आला तालीम दिलवाई और इस काबिल बनाया कि ये मुनासिब रोजगार हासिल कर सके। अब अब्बा जान इस दुनिया में नहीं है। मेरी तकदीर में शायद यही लिखा है। मैं इसे तसल्ली देता कि पगली तू क्यों परेशान होती है। जब मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता तो इनकी बातों को दिल पर क्यों लेती है। अगर
अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मैं बहन को तो मुतमिन कर देता लेकिन खुद बेचैन सा हो जाता। जिंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन लगता था कि तकदीर अभी मुझ पर मेहरबानी करने से कतरा रही थी। मेरे भाई और भाभी का रवैया शाजी के साथ भी अच्छा ना था। अगर अब्बा जान भाई के रिश्ते की बात चचा से ना कर जाते तो चचा भी हमारे ही गांव में रहते थे और भाइयों पर इनका कुछ रोब था। वैसे भी अमजद भाई की शादी चचा की बेटी से हुई थी, लिहाजा दोनों भाई और भाभी शाजिया को बर्दाश्त कर रहे थे, वरना इसके साथ भी न जाने कैसा सलूक करते। माँ बाप की वफात के बाद चचा के सिवा बाकी रिश्तेदारों से मेल जोल भी भाइयों ने कम कर दिया था। सिर्फ शादी मरग पर आना जाना रह गया था। कराची में हमारी एक खाला रहती थी। जब वालदा जिंदा थी तो वो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर आ जाती थी, लेकिन वालदा की वफात के बाद और भाभी का खुश्क मिजाज देखकर इन्होंने भी आना जाना कम कर दिया था। इन्हीं दिनों इनकी बड़ी बेटी की शादी थी। शादी के कार्ड के साथ खाला का खत भी आया था जिसमें शादी में शिरकत की ताकीद की थी। गुजरात से कराची तक का तवील सफर था और 2-3 दिन क्याम लाजमी था, लिहाजा दोनों भाइयों ने छुट्टी न मिलने का बहाना बनाया और मुझसे कहा कि तुम शाजिया को साथ लेकर चले जाओ, इस तरह खाला को गिला भी ना रहेगा और चंद रोज के लिए मुझसे इनकी जान भी छूट जाती। इत्तेफाक से शादी से एक हफ्ता पहले शाजिया को बुखार हो गया जिससे वो खासी कमजोरी महसूस करने लगी और इसकी तीमारदारी के लिए चाचा भी आए हुए थे। जब इन्हें पता चला कि हम दोनों का कराची जाने का प्रोग्राम है तो उन्होंने शाजिया को भेजने से मना कर दिया। सफर तवील है, कई रास्ते में तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, लिहाजा तय ये पाया कि मैं अकेला ही कराची चला जाऊं। मैंने जब से होश संभाला था कराची का मेरा ये पहला सफर था। इतना लंबा सफर मेरे लिए तो हाने रूह था लेकिन जाना भी जरूरी था। फर्क तो था ही, सोचा चलो कुछ दिनों के लिए भाभियों और भाइयों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। मैं ट्रेन में बैठकर कराची के लिए रवाना हुआ। गाड़ी में खासा रश था, मैंने सीट भी नहीं करवाई थी। मुझे इतना लंबा सफर करने का इत्तेफाक ही कब हुआ था। पहले तो मैं परेशान हो गया, फिर सोचा हो सकता है अगले किसी स्टेशन पर जगह खाली मिल जाए, लेकिन अगले स्टेशन पर सूरत हाल ये हुई कि अगर 10 मुसाफिर उतरते तो 20 मुसाफिर चढ़ जाते। बहुत से मुसाफिर तो दरवाजे के पास अपना सामान रखकर इसके ऊपर बैठ गए थे। मैं अपना बैग पाँव के पास रखकर डब्बे के दरमियान खड़ा हो गया। मुझे खड़े हुए 1 घंटा गुजर चुका था और मेरी टांगों में दर्द होना शुरू हो गया था। मैं ये सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर कराची तक मुझे ऐसे ही सफर करना पड़ा तो मेरा क्या हशर होगा। मैं अभी इसी सोच विचार में था कि सामने सीट पर बैठे एक नौजवान ने हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं जब इसके करीब गया तो वो मुझे कुछ शनासा लगा और फिर जब मैं इसके करीब गया तो फिर जब इसने याद दिलाया कि वो मैट्रिक में मेरे साथ पढ़ता रहा है तो मुझे याद आ गया वो जमाल था। इसने साथ वाली सीट पर बैठे हुए शख्स से मेरा तारुफ करवाया और बताया कि ये मेरे मामू हैं, उन्होंने गुजरांवाला जाना है, तुम यहाँ बैठ जाना। गुजरांवाला स्टेशन पर जमाल के मामू उतर गए और यूं मुझे बैठने को जगह मिल गई। मैंने जमाल से इसकी मौजूदा मसरूफियत के बारे में पूछा तो इसने बताया कि मैं रावलपिंडी में मुलाजमत करता हूँ, वालिद साहब कराची में मुलाजमत करते हैं टेलीफोन के महकमे में। मैं इनसे मिलने कराची जा रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि जमाल भी कराची जा रहा है तो मुझे और खुशी हुई, क्योंकि इतना तवील सफर तनहा काटने के तस्वर से ही मैं हलकान हो रहा था। जमाल ने जब मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने इसे अपनी तमाम दास्तान सुनाई। मेरे हालात सुनकर जमाल कुछ देर खामोश रहा, फिर मुझे तसल्ली देते हुए बोला, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें अपने वालिद से मिलवाऊंगा तो जरूर तुम्हारे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त कर देंगे। जमाल मेरे लिए फरिश्ता साबित हो रहा था। मुलाजमत मेरे लिए इस वक्त अहम जरूरत थी। भाइयों और भाभियों की बातें सुन सुनकर मैं आजिज आ गया था। वैसे भी हालात इस स्टेज पर पहुंच गए थे कि जितनी जल्दी मुझे मुलाजमत मिल जाए इतना ही मेरे हक में बेहतर था। जमाल की रफाकत में तवील सफर बगैर किसी अजियत से गुजर गया। कराची पहुंचकर जमाल ने अपने वालिद साहब का पता दे दिया और मुझे ताकीद की कि मैं कल शाम का खाना इनके यहाँ खाऊं। मैं वादा करके टैक्सी में सवार होकर मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी की तरफ रवाना हुआ। ड्राइवर के ताउन से मैं खाला के घर पहुंच गया। खाला का घर इनके मुआशी आसूदगी का पता देता था। खाला की 3 बेटियां थी, लुबना, समिया, तैबा, जबकि बेटा कोई नहीं था। खाला, खालू और इनकी तीनों बेटियां बड़े प्यार से मुझे मिली। दीगर घर वालों के ना आने का सबब पूछा तो मैंने बताया कि खाला सुनकर बड़ी
हसरत से बोली, चलो मेरी महरूमा बहन के घर से कोई तो आया, वरना जब से बहन फौत हुई है आप लोग तो हमें भूल ही गए हैं। मैं इनकी बातों का क्या जवाब देता, इसलिए खामोश रहा। मुझे खामोश देखकर छोटी तैबा बोली, अम्मी जान आप तो हर किसी के सामने अपने दुखड़े लेकर बैठ जाती हैं। आइए भाई जान आप पहले आराम कर ले, बाकी बातें खाने पर होंगी। वो मुझे एक कमरे में छोड़कर चली गई। थकावट और नींद का गालबा तो था ही, लिहाजा मैं बिस्तर पर ढेर हो गया। अगले दिन मैंने खाला को बताया और जमाल के वाला साहब से मिलने चला गया। जमाल पहले ही वाला साहब से मेरा जिक्र कर चुका था, लिहाजा मुझे वहाँ लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं थी। जमाल के वाला साहब ने पूछा, बेटे तुम किस किस्म की मुलाजमत चाहते हो? मैंने कहा, अंकल हालात ऐसे है कि जैसी भी मिल जाए कबूल होगी। उन्होंने कहा कि हमारे महकमे में ऑपरेटर की असामियां खाली हैं, FA पास लड़कों की जरूरत है। चंद रोज पहले अखबार में इश्तिहार आया था, अभी दरख्वास्त दी जा सकती है। अगर तुम चाहो तो दरख्वास्त दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। इनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुलाजमत तो यहाँ मुझे मिल जाएगी, लेकिन रिहाइश का क्या होगा? शुरू में 5,000 या 6,000 तनख्वाह होगी, इसमें अलग मकान लेकर कैसे रहा जा सकता है? मुझे सोच में मगन देकर जमाल बोला, यार नुमान तुम किस सोच में पड़ गए हो? अगर रिहायशी वगैरह का मसला है तो तुम अब्बा जान के साथ रह सकते हो, इन्हें महकमे की तरफ से फ्लैट मिला हुआ है। जमाल के वाला साहब ने भी ताईद दी। मैंने बाकी फैसले बाद में छोड़े और वही बैठकर दरख्वास्त लिख दी। जमाल के वालिद ने कहा कि तुम दरख्वास्त दे दो, मैं जमा करवा दूंगा और तुम टेस्ट और इंटरव्यू तक सनद घर से मंगवा लो, वो मैं बाद में दरख्वास्त के साथ लगा दूंगा। मैंने जमाल और इसके वाला साहब का शुक्रिया अदा किया और खाना खाकर इनसे इजाजत ली और वापस खाला के घर आ गया। जब मैंने खाला को बताया कि मेरी नौकरी का बंदोबस्त हो गया तो वो सब बहुत खुश हुए, लेकिन जब मैंने ये बताया कि मैं जमाल के वालिद साहब के साथ रहूंगा तो खाला सख्त नाराज हुई और बोली, भला अपना घर छोड़कर किसी गैर के घर क्यों रहोगे? मैं तो पहले कहती थी कि बहन के मरने के बाद तुम लोग आना जाना भी छोड़ दोगे। मैं तुम्हारी माँ न सही खाला तो हूँ, तुम अगर हमें अपना समझते तो इस तरह की बात ना करते। इतना कहते हुए खाला अपने आंसू पूछने लगी। मैं खुद भी अफसुर्दा हो गया। एक सगे भाई थे जो मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं करते थे और एक ये खाला थी कि अपने घर रखने पर मजबूर कर रही थी। जब बाकी घर वालों ने भी असरार किया तो मैंने खाला के यहाँ रहने का फैसला कर लिया। मुझे अपनी बहन शाजिया बहुत याद आ रही थी। इस घर में वही तो थी मुझसे मोहब्बत करने वाली। मैंने इसे कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी और सनद वगैरह फैक्स करने का कहा। अगले 3-4 दिन शादी के हंगामों में घर की मसरूफियत में गुजर गए। लुबना की शादी हो गई। समिया और तैबा खुश तबीयत की मालिक थी। सारा घर इनके कहकों से गूंजता रहता। लुबना की शादी के बाद खाला का घर कुछ उदास उदास लगने लगा, लेकिन तैबा की शोखी और शरारतें इस उदासी को कम किए देती थी। समिया, जिसको सभी समी कहते थे, इसकी तबीयत दोनों बहनों से मुख्तलिफ थी। वो बहुत कम मुझसे बात करती थी, इसलिए मैंने कभी इसे महसूस ना किया। चंद रोज के बाद मेरा टेस्ट और इंटरव्यू हुआ और यूं मुझे महकमा टेलीफोन में ऑपरेटर की जॉब मिल गई। मैंने जमाल का और इसके वाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर मैंने शाजिया को कॉल करके खुशखबरी सुनाई। इसने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाजमत मिलने पर भाइयों और भाभी की तरफ से भी मुबारकबाद की कॉल आई। मैंने मुलाजमत शुरू कर दी और खाला के घर रहने लगा। खाला के घर में मुझे बहुत अपनाहियत मिली। मेरा हर तरह से ख्याल रखा जाता। शाम को कभी कभी हम आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते। तैबा आइसक्रीम की बहुत शौकीन थी। कोई बात होती तो वो कह उठती, वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है और इसी खुशी में आज शाम को आइसक्रीम खाने चलेंगे। इसकी इस बात पर एक भरपूर कहका उभरता। मैंने महसूस किया कि सिमी मुझसे कुछ नर्वस सी रहती है। कभी मुझे लगता जैसे वो कोई बात मुझसे कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। खाने की मेज पर चाय के दौरान मुझे महसूस होता जैसे मुझे कोई देख रहा है। जब मैं सर उठाकर देखता तो सिमी को अपनी तरफ मुतवज्जा पाता। जो ही आंखें चार होती वो आंखें झुका लेती। मैं जूजू सिमी के बारे में सोचता मेरी बेचैनी और परेशानी में इजाफा हो जाता। खाला और खालू ने एक ऐसे वक्त में जब मेरे सगे भाई मेरा वजूद बोझ महसूस करते थे, मुझे अपने बेटे की तरह अपने घर में जगह दी। मैं इनके सानों तले दबा हुआ था, लेकिन सिमी का रवैया मुझे एहसास फरमोशी पर उकसा रहा था। वो मेरी खाला की बेटी थी। खानदान में इस तरह के रिश्ते होते रहते हैं। शाजिया और अमजद भाई का रिश्ता भी तो चाचा के घर हुआ था, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। खालू की अपनी माली हैसियत ठीक थी, जबकि मैं मामूली सा मुलाजिम था और खाला के घर में मुकीम था। आखिर एक एतमाद था, उन्होंने मुझे अपने घर में
जगह दी थी, फिर मैं इनके एतमाद को किस तरह ठेस पहुंचा सकता था। लड़कियां तो होती ही बेवकूफ है, वो हवाओं में महल बनाने और पानी की सतह पर लिखने की कोशिश करती हैं। मैं किस तरह इसके साथ इसके शराब के पीछे भाग सकता था। मेरा ज़मीर इसलिए आमादा नहीं हो रहा था। कभी कभी मैं सोचता कि ये सब मेरा वहम भी हो सकता है और फिर खुदा से दुआ करता कि ये वाकई मेरी गलतफहमी हो, क्योंकि अभी मैंने अपना मुस्तकबिल बनाना था। शाजिया की शादी के सिलसिले में अपना फर्ज भी अदा करना था। मैं शाजिया को जहेज में जिंदगी की हर आसाइश देना चाहता था। भाइयों ने अपने तौर पर इसके जहेज के लिए बंदोबस्त कर रखा था। मैंने महकमाना तरक्की के लिए मुलाजमत के साथ साथ बीए की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अगर मैं अभी से इश्क व मोहब्बत के चक्करों में पड़ जाता तो अपनी मंजिल को ना पा सकता था। तकदीर ने बड़ी मुश्किलों से एक मौका फराहम किया था। मैंने अगर ये मौका अभी गवा दिया तो फिर हमेशा ठोकरें खाता रहूंगा। यही वजह थी कि मैंने कभी सिमी को ये एहसास ना होने दिया कि मैं इसकी नजरों को समझता हूँ। मैं एक कदम भी इस रास्ते पर नहीं रखना चाहता था जो रास्ता रुसवाइयों का रास्ता हो सकता है, जो मेरे मुस्तकबिल, मेरी अना और खुददारी के कत्लगाह तक जा सकता है। मैं कई रोज तक बड़ी संजीदगी से इस मसले पर गौर करता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अब ये घर छोड़कर अलग फ्लैट ले लेना चाहिए। अब मेरी तनख्वाह इतनी थी कि मैं अलग फ्लैट लेकर रह सकता था। लिहाजा एक रोज खाने की टेबल पर मैंने खाला से मुखातब होकर कहा, खाला जान, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। खाला बोली, हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, लेकिन आप इसका गलत मतलब नहीं लेंगी। मैंने हौसला करके ही कह दिया, खाला जान, आपने जिस तरह मुझे मोहब्बत दी और हर तरह से मेरा ख्याल रखा, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अब मैं इस काबिल हो गया हूं कि अलग फ्लैट लेकर रह सकता हूं, इसलिए आप मुझे इजाजत दें कि मैं। खाला ने मेरी बात पूरी होने न दी और कहने लगी, हमने तुम्हें गैर समझकर नहीं, अपना बेटा समझकर इस घर में रखा था। हमारा कौन सा कोई बेटा है, तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे बेटे की कमी पूरी हो गई और तुम हो के गैरों जैसी बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ है। नहीं खाला जान, मेरा तो आपने इस तरह ख्याल रखा है कि मैं इसे सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकता। मैं तो ये चाहता था कि खाला ने फिर मेरी बात काट दी। तुम्हें अलग रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम यही रहोगे। खाला ने फैसला सुना दिया और मैंने खामोशी से इनके फैसले के आगे ना चाहते हुए सर झुका दिया। खाला ने मुझे कहा और फौरन बोल उठी, ये हुई ना बात, इस खुशी के मौके पर सबको मेरी तरफ से आइसक्रीम की ट्रीट, सब हंस दिए। मैंने हल्का सा सिमी की तरफ देखा, इसका चेहरा भी खिल उठा था। अगले रोज सिमी मेरे कमरे में आई और अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इससे पूछा, क्या बात है। मेरा इतना कहने की देर थी कि जैसे जब्त के सारे बंद टूट गए। वो सिलाब जो ना जाने कब का रुका हुआ था, इसकी आंखें ही नहीं वो भी मुझ पर बरस रही थी। दूसरों की मोहब्बत की यूं तौहीन की जाती है क्या? आपके नजदीक दिल कांच के खिलौने हैं जिन्हें जब चाहा तोड़ दिया। क्या आपके नजदीक किसी के जज्बात की कोई उम्मीद नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर बड़े शौक से ये घर छोड़कर चले जाएं। आपको चाहने की बात करने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए था कि आपकी इस बात से किसी के दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे अफसोस है कि मैं इतने अरसे में आपको अपनी मोहब्बत का एहसास न दिला सकी। मेरी मोहब्बत में शायद कोई कमी थी, मैं अपनी नजरों में आप गिर गई हूँ। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस दिन आप ये घर छोड़ कर गए, मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी। मैंने लाख खुद को समझाना चाहा कि जो तुम्हारी नजरों का दर्द नहीं समझ सकता, जिसका दिल तुम्हारे दिल के साथ नहीं धड़कता, आखिर तुम क्यों इसके पीछे दीवानी हो रही हो। मैं अपनी जिंदगी आपके नाम कर चुकी हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। इतना कहकर वो आंसू पूंछते हुए बाहर निकल गई। मैं अजीब कश्मकश में पड़ गया था। इस घर में मुझे बहुत मोहब्बत मिली थी, लेकिन सिमी की मोहब्बत ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। सिमी बहुत खूबसूरत, हसास और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन मेरी इस घर में हैसियत ऐसी थी कि मैं सिमी को पसंद करने के बावजूद इससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता था। खाला को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी। चंद दिनों बाद घर से भाई ने कॉल की कि चचा शाजिया की शादी की तारीख मांगने आए थे। अगले माह की 12 तारीख तय पाई है, तुम यकम को छुट्टी लेकर आ जाना। मैंने यकम से पहले छुट्टी ली और खाला को फैमिली शादी में शिरकत की ताकीद की और उन्होंने वादा किया कि वो सब आएंगे। मैंने जो रकम पास अंदाज की थी वो हमरा ली और घर आ गया। मेरे पास जितनी रकम थी मैंने भाई के हवाले कर दी। शाजिया के लिए मैं बहुत सी चीजें खरीद के लाया था। शाजिया की खुशी का कोई ठिकाना ना था। भाइयों और भाभी का रवैया भी अब मेरे साथ ठीक था, कमाने जो लग गया था।
میں اب ان پر بوجھ نہیں تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے خالہ، خالو، سیمی، طیبہ بھی آ گئی۔ شادی کا مرحلہ خیریت سے ختم ہوا اور ہم کراچی آ گئے۔ کراچی آ کر میں سیمی سے نظریں نہ ملاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری نظروں سے بھی محبت کا پیغام پڑھ لے اور پھر ایک سراب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے۔ میں اب خود بھی سیمی سے محبت کرنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سیمی کے آنسو پوچھ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے اسے اپنی محبت کا احساس نہ ہونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ باز آ جائے، مجھ سے مایوس ہو جائے اور میں خالہ اور خالو کی نظروں سے گرنے سے بچ جاؤں۔ سیمی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ اس کے بعد میری بے رخی سے وہ کچھ اداس رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس بھی آتا تھا اور پیار بھی، صرف میری انا اور خودداری کی وجہ سے۔ میں ایک معصوم لڑکی کی محبت کے پاکیزہ جذبوں کو نظر انداز کر کے اس کا دل تڑپا رہا تھا، لیکن میں جو کچھ کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ جیسے طیبہ کو اس صورتحال کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی مجھے اور کبھی سیمی سے چھیڑ خانی کرتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سیمی نے خود اسے اپنا رازدار بنایا تھا یا اسے خود ہی اس معاملے کی بنک پڑ گئی تھی۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی، کیونکہ اگر طیبہ کو پتہ چل سکتا تھا تو خالہ اور خالو کو بھی اس معاملے کی ہوا لگ سکتی تھی۔ میں اس بارے میں فکر مند رہنے لگا اور سیمی سے گفتگو میں مزید احتیاط کرنے لگا۔ ایک دن طیبہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی آپ سے محبت کرتی ہیں۔ وہ آپ کی محبت میں اس قدر آگے نکل چکی ہیں کہ اگر اب آپ انہیں نہیں ملے تو شاید وہ خودکشی کر لے۔ وہ اتنی حساس ہے کہ مجھے اب ان کی طرف سے فکر رہنے لگی ہے اور وہ کہیں کچھ کر ہی نہ لیں، لہٰذا آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کر لیں اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بات کر رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ طیبہ، تم جانتی ہو کہ اس گھر میری پوزیشن کیا ہے، میری اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ تم سیمی کو سمجھاؤ کہ خود کو تقدیر کی لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، وہ جہاں لے جائیں سو لے جائیں، ورنہ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ مجھے اس گھر سے تحفظ اور محبت ملی ہے۔ خالہ نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے خالہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ میں نے سیمی سے اسی لیے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ ابھی سیمی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی محبت یک طرفہ ہے۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور حالات نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہم نہ مل پائے، تو خود سوچو اس کی حالت کیا ہوگی۔ میں تم سے یہی کہوں گا کہ جب تک حالات ہمارے حق میں نہیں ہو جاتے تم اسے نہ بتانا۔ طیبہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دے، میں صرف آپ کی رائے لینا چاہتی تھی کہ آپ اس بات پر راضی ہیں نہ تو بس ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند روز کے بعد میں دفتر سے گھر آیا تو دیکھا چچا جان، بھائی جان، بڑی بھابھی خالہ کے گھر موجود تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو پتا چلا کہ وہ میرے لیے سیمی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ طیبہ نے کال کر کے انہیں پتہ نہیں کیا بتایا کہ وہ رشتہ مانگنے آگے۔ میں خوش بھی تھا۔ جب چچا نے خالہ سے بات کی تو وہ بولی، نعمان نہایت سعادت مند لڑکا ہے، میں اس کے حسن اخلاق اور حسن کردار سے بہت متاثر ہوں۔ اسے میں نے بہت پہلے ہی اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے ہماری طرف سے ہاں ہی سمجھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ سیمی کو مجھ سے کس قدر محبت ہے۔ میرے دل میں جو خدشات تھے وہ بے بنیاد نکلے اور خالہ نے بڑی محبت اور خوشی سے یہ رشتہ منظور کر لیا تھا۔ شادی 1 سال بعد ہونا قرار پائی تھی تاکہ اس وقت تک میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ اب میرا خالہ کے گھر رہنا مناسب نہیں ہے۔ جب میں نے خالہ سے بات کی تو انہوں نے بھی اجازت دے دی، کیونکہ اب میں نے ان کی بیٹی کو بیاہنے آنا تھا۔ میں نے ایک مناسب سا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور شادی کی تیاری کرنے لگا۔ جو وقت گزر رہا تھا میں مسرتوں کی وادی میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ کراچی میرے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا تھا۔ اس شہر نے مجھے بڑی خوشیاں اور بڑا مقام دیا تھا اور اب ایک محبت کرنے والی بیوی میری زندگی میں آنے والی تھی۔ میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگا۔ اب میں خالہ کے گھر بہت ہی کم جاتا تھا۔ اگر جاتا بھی تو سیمی میرے سامنے نہ آتی اور میں کچھ دیر کے بعد واپس پلٹ آتا۔ اور ایک دن میں خالہ کے گھر گیا کچھ دیر کے لیے۔ خالہ کچن میں گئی تو میں نے طیبہ سے سیمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑی افسردگی سے بتایا کہ بھائی جان، جب سے آپ دونوں کا رشتہ طے ہوا ہے باجی کو جیسے چپ سی لگ گئی ہے۔ دکھ کی پرچھائیاں ان کے چہرے پر عیاں ہونے لگی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس شادی پر خوش نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ طیبہ، یہ تم کیا
کیا کہہ رہی ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ سیمی نے خود مجھ سے کہا تھا اور تم نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی, پھر یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. اب میرا اس سے ملنا مناسب نہیں ہے طیبہ, تم ہی پتہ چلاؤ اسے کیا پریشانی ہے. طیبہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اصل بات کا پتہ لگائے گی. میں خالہ سے ملے بغیر وہاں سے اٹھ آیا. طیبہ کی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا. جو لڑکی میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی وہ مجھ سے شادی پر خوش نہیں تھی. چند دنوں کے بعد میں پھر خالہ کے ہاں گیا اور موقع ملتے ہی طیبہ سے پوچھا, کچھ پتہ چلا؟ وہ بولی, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ ہی بہت حساس طبیعت کی مالک ہے. وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کا اظہار بھی انہوں نے آپ سے کیا تھا. وہ سمجھتی ہے کہ آپ کو ان سے محبت نہیں ہے, ورنہ آپ اس کا اظہار ضرور کرتے. ان کا خیال ہے کہ صرف میرے کہنے پر شادی کے لیے راضی ہوئے ہیں, اور کیونکہ آپ کے گھر والوں کو بھی میں نے بلایا تھا اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ آپ یہ شادی مجبوراً بس ایسے ہی کر رہے ہیں. آپ ہی کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہے جسے اس کے ساتھ محبت ہی نہ ہو, جو اتنے عرصے تک میری محبت کو ہی نہ سمجھ سکا. اس کے ساتھ کیا زندگی گزاروں گی؟ اگر امی ابو نے ہاں نہ کرتی ہوتی تو میں اس شادی سے انکار کر دیتی. طیبہ کے الفاظ میری سماعت پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے. میں نے طیبہ سے التجا کی, پلیز طیبہ اسے سمجھاؤ, اسے بتاؤ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, لیکن محبت کے اظہار میں کیا رکاوٹیں حائل تھی؟ اگر مجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو میں اس سے شادی پر کیوں راضی ہوتا؟ کیا صرف کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی کس سے شادی پر تیار ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہوتی ہے؟ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ کہتی ہے کہ تم صرف میرا دل رکھنے کے لیے سب کچھ کہتی ہو. میں نے طیبہ سے کہا کہ تم اسے پھر سمجھاؤ, میری طرف سے اسے یقین دلاؤ. اگر پھر بھی اسے یقین نہ آیا تو پھر میں خود اس سے بات کروں گا. میں جتنی دیر وہاں رہا سیمی مجھے نظر نہیں آئی. میں نے خالہ سے اجازت لی اور واپس آ گیا. میں سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد اسے یقین آ جائے گا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. میں اسے اپنے دل کی کیفیت بتاؤں گا اور اسے اپنی مجبوری بتاؤں گا کہ میں کیوں اس سے اظہار محبت نہیں کر رہا تھا, لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی. ایک روز طیبہ کی کال آئی کہ بھائی جان آپ ہی نے بہت سی خواب آور گولیاں کھا لی ہیں, فوراً پہنچے. میں دیوانہ وار خالہ کے گھر پہنچا, لیکن تب تک سیمی اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی. سارا گھر ماتم میں بدل چکا تھا. مجھے دیکھتے ہی طیبہ مجھ سے لپٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی, بھائی جان آپ ہی کو ہماری بات کا یقین نہیں آیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. میرے تو ہوش و حواس کھو گئے. جب ہوش آیا تو میری دنیا ہی لوٹ چکی تھی اور سیمی کو منو مٹی تلے دبا دیا گیا تھا اور میں آخری دفعہ اپنی محبت کا دیدار بھی نہ کر سکا تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیمی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے. میں جو خالہ کی نظروں سے گرنے سے بچنے کے لیے سیمی سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا, آج خالہ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا. سیمی تم نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی ہے. ایک بار مجھے صفائی کا موقع تو دیتی. جب ہمارا ایک ہونے کا وقت آیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی. میں تو تمہیں ہم سفر بنانا چاہتا تھا, تمہارا ہاتھ پکڑ کر زندگی کی آخری سانس تک سفر کرنا چاہتا تھا, لیکن کہاں آ کے لٹ گیا کارواں اس کا پتہ نہیں تھا. کراچی شہر مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگا تھا. میں جس شہر کو اپنی خوشیوں کا گہوارہ سمجھ رہا تھا وہ میری خوشیوں کا قاتل نکلا تھا. میں کراچی شہر چھوڑ کر دوبارہ اپنے گاؤں آ گیا. آج مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سب کچھ لوٹ چکا ہے. بہار مجھ سے روٹ گئی ہے اور میں دوبارہ خزاؤں کی زد میں ہوں. اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ازل سے ہی خزاں میرا نصیب ہے. دعا وائز کے معزز دوستو, آپ نے اس کہانی میں دیکھا کہ کیسے یہ انسان منزل پہ پہنچ کر بھی بے منزل ہی رہا. یہ سب قسمت اور تقدیر کے کھیل ہے. کبھی انسان اس موڑ پہ آن کھڑا ہوتا ہے جہاں نہ تو پیروں تلے زمین اور نہ سر پہ آسمان رہتا ہے. کتنا بے بس ہے انسان قسمت اور تقدیر کے ہاتھوں. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائز کو دیں اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.